हेलो गाइस। आज की हमारी क्लास है क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम को लगभग 2-3 महीने बचे हैं, तो उसी दृष्टि को देखते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यह हमने जो पिछले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था हमने उसमें से क्वेश्चन लिया है जो कि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार आया है और इस बार आने का पूरा पूरा चांस है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पहला क्वेश्चन है कि आप कि दृष्टि दोष। पहला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। इतनी चीज़ क्लियर है कि भैया दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आप देखेंगे कि जब आँखों का प्रतिबिंब हमारी आँखों के रेटिना पर नहीं बन पाता, मतलब कि है जो जब हमारी आँखों का जो प्रतिबिंब है, हमारी जो रेटिना है, हमारी आँख के अंदर जो रेटिना है, जब उस पर नहीं बन पाता तब तो हमें देखने में समस्या होती है। तो भैया हम कुछ देख नहीं पाते, हमें देखने में समस्या होती है। कहने का अर्थ यही है कि जब हमारी आँख का प्रतिबिंब, हमारी आँखों का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, कहीं और बन जाता है, तो हमें देखने में समस्या होती है, धुंधलापन हमें दिखाई देता है। जैसे कि बुढ़ापे में दृष्टि दोष होता है, तो दिख नहीं पाता। इसका अर्थ यही है कि जो हमारी आँखों का प्रतिबिंब है वह रेटिना के बजाय कहीं और बनता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, तो हमें देखने में समस्या होती है, ठीक है। किसी कारण बस प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। हमने बताया कि भैया किसी कारणवश जो आँखों का प्रतिबिंब है वह रेटिना पर नहीं बन पाता, ठीक है ना, कहीं और बन जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देता, धुंधलापन दिखाई देता है, जिसे रतौंधी कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो किसी कारण, इतना हो गया, तो इसी कारण को दृष्टि दोष कहते हैं भैया, इसी कारण को दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो भैया दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो भैया ये 2 नंबर में आएगा। आपको 1 या 2 मिनट में इसको करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। बढ़िया आप हेडिंग डालेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर रहेगा, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1, 2 जो भी रहेगा, आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो रहा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, बढ़िया स्केच से हेडिंग डालेंगे और इसको बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग से लिखेंगे। जिस तरह परिभाषा हमने लिखा इस तरह लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला दूर दृष्टि दोष, फिर दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। इतनी चीज़ क्लियर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आकाश में हमें आकाश में केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है। मतलब हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है, कि भैया कि जब वर्षा होती है तभी इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो यह भी 2 से 3 नंबर में आता है और प्रत्येक बार आता है, क्योंकि यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चों की इसमें समस्या होती है, तो जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि यह क्वेश्चन ईजी है और बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वो लगता है कि कठिन है, इसलिए बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। क्वेश्चन 2-3 नंबर में आता है, बहुत ईजी है। अब देखिए भैया, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्फुटन है। मतलब कहने का अर्थ है भैया, जब बारिश होती है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे पेज ले रहे हैं, मान लो कि जब बारिश होती है भैया, बारिश होती है, ठीक है ना, बारिश मान लो होती है,
तो जब बारिश हो जाती है तो कुछ बूंदें वायुमंडल में रुक जाती हैं। जैसे ये बूंदें हैं, कुछ बूंदें वायुमंडल में ही रह जाती हैं, ठीक है ना। वह वायुमंडलीय जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको वो अपनी ओर खींचे रहता है। तो कुछ बूंदें ऐसी हैं जो वायुमंडल में ही रह जाती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश, अब जैसे कि मान लो ये बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, ये सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य है। और जब इसका प्रकाश बूंद पर पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो वायु है, इतना क्लियर भैया। बाहर तो वायु है, आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो वह उसे अपवर्तित कर देती हैं, ठीक है ना, वह उसे अपवर्तित कर देती है, अपवर्तित कर देती हैं, मतलब अपवर्तित कर देती हैं। यही तो लिखा है, आप देखिए, यही तो लिखा गया है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब भैया क्रमबद्ध। अब जैसे कि हम लिख दें 1 2 3 4 5, तो भैया यह भी स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो मतलब जो 7 रंग होते हैं वह लाइन से होते हैं, ठीक है ना। सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। और बीच में असंख्य होते हैं। इसको एक सूत्र है विव ग्योर, ठीक है ना, विव ग्योर। बैगनी और ऐसे करके ये बन गया विव ग्योर। ये रेड है, ये बैगनी है। भैया जो बैगनी है वह सबसे नीचे है और जो रेड है वह सबसे ऊपर है। इतनी बात क्लियर। अब यही तो लिखा है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इतनी बात क्लियर। अब आगे लिखा है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में। मतलब भैया कहने का अर्थ है, अगर हमारा सूर्य पूरब दिशा में है, बहरहाल पूरब दिशा से निकलता है, अगर सुबह का समय है, बारिश हुई है, तो अगर सूर्य पूरब दिशा में है तब जो इंद्रधनुष बनेगा वह विपरीत, मतलब कि पश्चिम दिशा में बनेगा। अगर हमारा सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनेगा। कहने का अर्थ यही है कि अगर सूर्य जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनेगा 7 रंगों में। इतनी चीज़ क्लियर है। यही लिखा है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है ना। एकदम आसान भाषा में है। यह वायुमंडल में उपस्थित, हमने बताया कि जब बारिश होती है तो जो कुछ जल की बूंदें हैं वह वायुमंडल में ही रह जाती हैं। तो यही लिखा है कि वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। भैया परिक्षेपण होता है मतलब बिखराव। जो सूर्य की किरणें हैं जब वह पानी की जो बूंद हैं, जल की बूंदों पर जब पड़ता है तो वह जल की बूंदें उसे विक्षेपित कर देती हैं। परिक्षेपण मतलब बिखरा देती हैं के कारण होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। आप पढ़े होंगे कि जो प्रिज्म है जब उससे कोई प्रकाश गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है ना। जिसे विव ग्योर सूत्र है, उसी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह उसी क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है।
इतनी चीज़ क्लियर है। वही कह रहा है कि जो ये पानी की सूक्ष्म बूंदें हैं यह प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। इतना चीज़ क्लियर है ना। उसके बाद देखिए लिखा है कि सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। मतलब जब सूर्य का प्रकाश आता है बूंदों पर तो वे बूंदें अपवर्तित जो प्रकाश की किरणें हैं उसको अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। जो पर ये पानी की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें होती हैं, प्रकाश को आंतरिक परावर्तित कर देती हैं और जल की बूंदों से जो जल की बूंदें हैं से निकलने वाला प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। एक बार और वे जो जल की बूंदें हैं प्रकाश की किरणों को पुनः एक बार और अपवर्तित करती हैं। तब प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन इतनी चीज क्लियर है। आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्णक मतलब भाग, विभिन्न भागों में प्रेक्षक मतलब देखने वाला। जैसे मनुष्य हम लोग प्रेक्षक हैं, हमें लोग तो देखते हैं, तो प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचती है। मतलब जब आंतरिक परावर्तन होता है तो विभिन्न वर्णक, विभिन्न प्रकार के रंग, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, कोई भी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी, अगर उसके आंखों में पड़ता है तो वह क्या है, प्रेक्षक है। प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। इसी कारण इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही बनता है। भैया यही इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये है, इतनी चीज़ क्लियर है। आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये इतना है इधर, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन भैया है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये क्या कह रहा है, देखिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। भैया दो क्वेश्चन अभी हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन दो नंबर के हैं। क्वेश्चन हमारा 2 ही नंबर का है। 2 या 3 नंबर में कोई भैया क्लियर नहीं है। एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वह आपके जो क्वेश्चन है कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर में पूछ लेता है, क्योंकि वो बच्चों की परीक्षा लेना चाहता है कि भैया बच्चों को कितना पता है। तो उसी तरह से कभी कभी एग्जामिनर वो 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, और कभी कभी इसका अपोजिट हो जाता है कि 3 नंबर क्वेश्चन 2 ही नंबर में पूछ लेता है, तो यह भी हो जाता है। तो इस दृष्टि से यह आप देखिए कि कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। भैया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं। अब मान लो कि ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये C1 C2 ये बीच वाला ये पोल है, पोल मतलब ध्रुव, ये ध्रुव है। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं, तब ये लिखा है, तब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद ठीक है ना, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, ये उत्तल लेंस है। अब देखिए कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं, तब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जिसके कारण ही उस
लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये ध्रुव है, ये C2 C1, ये जो लाइन है बीच वाली ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई हैं जो कि जाके F मतलब फोकस पर मिल गई हैं। यही तो लिखा है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं तब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, जिसके कारण उत्तल लेंस को अप या अभिसारी लेंस कहते हैं। नहीं करना, अपसारी नहीं करना है, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए भैया, दो हम न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, दोनों आंकिक प्रश्न लिए हैं हम। आप देखिए, यह भी 2 नंबर का है, 2 या 3 नंबर में भैया एग्जामिनर के ऊपर है आपसे कि 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, या 2 या 3 नंबर में पूछेगा, ये तो पक्का हम श्योर हैं। और जो ये न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले बात तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कह रहा है कि किसी 4 ओम, ये भैया जो साइन है, ये निशान बना है, ये ओम, इसको ओम बोलते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जे का मतलब जूल, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप पहले देखिए। सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा, पहले आंकिक, अगर आंकिक होगा तो आंकिक का रूल क्या है, पहले उसको अच्छे से पढ़िए। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या निकालना है। तो हम पढ़ लिए कि भैया जो क्या कहते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोधक मतलब जो R है, ये क्या दिया है। पहले आप लिखेंगे कि दिया है, तो हम लिख लेंगे कि दिया है। इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हम लिख लिए कि दिया है। अब दिया क्या है भैया, R बराबर दिया है 4 ओम। इतनी चीज़ क्लियर, R बराबर 4 ओम दिया है। अब आगे क्या दिया है कि प्रति सेकंड, भैया सेकंड का मतलब होता है समय, और समय को हम लिखते हैं T से। ठीक है, समय को हम लिखते हैं T से, और T बराबर दिया है 1 सेकंड। समय का जो होता है वह सेकंड होता है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ क्लियर है, समय को सेकंड में लिखते हैं। तो T बराबर दिया है 1 सेकंड, R बराबर दिया है 4 ओम। चीज़ क्लियर। आगे सेकंड, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। भैया 100 जूल ऊष्मा क्या है, हीट को किससे प्रेजेंट करते हैं, H। तो हम लिखेंगे कि H बराबर दिया है 100 जूल। एकदम आसान भाषा में, हिंदी में, मन कहे आप हिंदी में लिखें, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो हिंदी में चाहे अंग्रेजी में लिखना है। R बराबर पता चल गया, T बराबर पता चल गया, H बराबर पता चल गया। अब भैया निकालना क्या है, यह भी तो देखेंगे। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मतलब भैया B, हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो B बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना देखने में बढ़िया लग रहा है। जब आप ऐसे एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है। बच्चों के सही मतलब जो बच्चे हैं, अगर आपको क्वेश्चन भैया सब सॉल्व करते हैं, पर जो सॉल्व करने का सही तरीका है ना, वह कुछ ही बच्चों के पास होता है। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर लिखेंगे कि दिया है और क्या दिया गया है, R बराबर इतना दिया है, T बराबर इतना, H बराबर इतना, B बराबर इतना, तो जब ऐसे एग्जामिनर देखेगा तो वो खुश हो जाएगा और आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है ना,
तो अब भैया इतनी चीज दिया है, पता चल गया। अब बिल निकालना है। अब ऐसा आप सूत्र ढूंढिए कि जिसमें बी आता है। तो भैया एक हम सूत्र जानते हैं जो कि है, क्या कहते हैं, एच बराबर बी स्क्वायर टी बटे में आर। इतनी चीज क्लियर है। एच बराबर बी स्क्वायर और टी बटे में आर। जब आप सूत्र लिखेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सूत्र पता है, आप मन ही मन में ऐसे लिख लेंगे, मान रख देंगे, नहीं। सूत्र आपको साइड में ऐसे लिखना है कि चूंकि एच। इतनी चीज क्लियर है कि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या है उसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे हम एक लिख सकते हैं। तो 100/1 बराबर बी स्क्वायर अपान 4। अब भैया तिरछा गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, कैंची गुणा कराएंगे। इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम 100 का गुणा 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 400 बराबर में बी स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। आपको पता है अगर, ठीक है ना, अगर इधर स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो भैया b बराबर √400। इतनी चीज क्लियर। अब आपको पता होगा कि अगर हम 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, भैया आ जाएगा 20। ठीक है ना, 20 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर, 20 वोल्ट। ठीक है।